अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख आ चुकी है और उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें अब कोशिश कर रही हैं कि अपना अपना बयानिया लेकर आवाम की तरफ जाएँ और लोगों को माइल करें। नए नए सियासी इत्तेहाद भी बन रहे हैं, मुलाकातें और पसे पर्दा राब्ते भी तेज़ होते चले जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने देखा कि ये भी बात आ रही है कि नून लीग और GDA शायद सिंध में मिलकर भी इलेक्शन लड़ें या कोई इस किस्म की आगे कोशिश की जा सकती है। फिर इसहाक डार साहब एक जानिब ये कह रहे हैं कि सदर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उनके ख्याल से उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। मुआशी पॉलिसियों की भी बड़ी बाज़गश्त है कि आगे क्या हो सकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में तो एक तेज़ी नज़र आई है, लेकिन डॉलर फिर से थोड़ी थोड़ी उड़ान जो है वो भर रहा है। तो ये किस तरफ मामला जाएगा। ये भी सुनी थी कि काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की जा सकी, तकरीबन बरकरार ही रही। तो ये सारा जो मुआशी मामला है इसको भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में ये सब चीज़ें प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बात का आगाज़ करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, इलेक्शन की तारीख आई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी आ रही है, लेकिन स्टिल हमें एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कंटिन्यूसली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखे हुए है। आज भी आपने देखा कि ये बात होती है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और नून लीग को बहुत मिल रही है ज़्यादा खुल के खेलने का मौका। और फिर साथ ही राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये भी बात की कि सब लोग स्टेक होल्डर्स बैठें और पहले कुछ मामलात को तय कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। आपके नज़दीक क्या इशू है पीपल्स पार्टी को इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सीधी सी बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा माजी में ना जाएं, माजी करीब की बात कर लें, 2008 से बात कर लें, तो 2008 में जो इंतखाबात हुए उसमें जिस तरह से पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो उस पर मुस्लिम लीग नून शोर करती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी और ये नहीं था वो नहीं था। 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो उस वक्त PTI ने शोर मचाया कि जी ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी और पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी ने उसे आरओ का इलेक्शन करार दिया। और उसके बाद जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने इस पे शोर मचाया और कहा कि जी ये तो RTS बिठा दिया गया और ये लाडला था और जाली असम्बली, ये सारे। मुख्तसर अगर हम ये बात करें तो बात है क्या? बात है सिर्फ इक़्तिदार का हसूल कि किस तरह से हम इक़्तिदार, अगर आपको इक़्तिदार में बिठा दिया जाए, इक़्तिदार का हुमा आपके सर पे बिठा दिया जाए तो फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, मेरिट भी है, इंसाफ का बोलबाला भी है। लेकिन अगर आप ये समझें कि आपको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में नहीं हैं और आपको किसी ने आपके सर पे हाथ भी नहीं रखा और आपको मेरिट पे या अपने आप पे को इलेक्शन जीतने का मसला बन गया तो फिर आपको ये सारी बातें। लेकिन इमरान साहब, आपकी बात से तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो साफ शफाफ ही होते हैं, बस हम उस वक्त उसे तस्लीम नहीं करते साफ शफाफ पूरे प्रोसेस को जब हम खुद नहीं जीत पाते। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कभी भी साफ शफाफ नहीं होते, लेकिन जिस पे मेहरबानी नहीं होती वो शोर मचाता है। मामला ये है कि अलमिया इस मुल्क का ये है कि हमें, लेकिन ये भी तो फिर आप बात माने कि किसी ना किसी पे मेहरबानी तो हो रही होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिलेक्शन जिसकी होती है उसके अलावा सब शोर मचाते हैं। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो बहुत पुरानी बात, तो आपके ख्याल से गलत कौन कर रहा है, शोर मचाने वाला या चुप रहने वाला? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये शोर इसलिए नहीं मचा रहे कि ये हो क्यों रहा है, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, हमें क्यों नहीं चुना गया, हमारे पे मेहरबानी क्यों नहीं की गई, हमें लाडला क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो मामला ये है कि ये अवाम का फिक्र किसी को नहीं है, अवाम का ख्याल किसी को नहीं है, जमहूरियत के दिलदादा कोई नहीं है, ये इक़्तिदार के दिलदादा हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए ये शोर मचाते हैं, वावेला करते हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो बात की, देखें, हमने हमेशा ये सुना है कि ये ना देखें कौन कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है। राजा परवेज़ अशरफ साहब की ज़ात से, उनकी सियासत से आप 1001 इख्तलाफ करें, लेकिन ठीक है जो उन्होंने आज बात की बिल्कुल ठीक है। रूल्स ऑफ द गेम्स जो हैं, और ये बात हमेशा चौधरी साहब भी किया करते हैं। लेकिन चौधरी साहब को मैं जायज़ से कि पहले मैं उनसे ये बात पूछूं कि निगरान हुकूमत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के या किसी और जमात के, कितने जायज़ हैं।
चूँकि फवाद चौधरी साहब के मामले को आज वो खुद कोर्ट में देख भी रहे थे और सारा मामला, तो मैं उनसे ज़रूर एक पहले अपडेट भी ले लूँ। चौधरी साहब, हमें यकीनन इस बात का है ख्याल कि आप इस वक्त ज़ाहिर है कि परेशान भी रहे हैं कल से, जो भी मामला, आपकी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्या आपको लग रहा है ये जो मुकदमा है, क्या इसकी हैसियत है, और क्यों आपके ख्याल से सियासी तौर पर भी अगर इसको देखें तो क्यों फवाद चौधरी साहब दोबारा ज़ेरे अताब आए? आवाज़ नहीं आ रही चौधरी साहब की, आवाज़ नहीं आ रही चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब, आपसे दोबारा लेती हूँ मैं इस पे कमेंट, वो कुछ आवाज़ हेलो जी, आवाज़ आ गई जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू जी। वो आपने मुकदमा तो देख लिया कि उसमें जो है रब्त कहानी में कितना है और किस तरह का एक एब्सर्ड मुकदमा है। 2021 का कोई वकूआ बनाया गया है और फिर जो मुद्दई है ना वो खुद अदालत में आज हाजिर हुआ, ना उसको किसी ने देखा। तो कोकाफ की एक कहानी है, वो देवमालाई जो है जिस तरह के एक सिलसिला किया जाता है ऑन द फेस ऑफ इट, जो है इसको एट द मैक्सिमम भी जो मेरिट है इसका है, ये रबिश है, यानी मुकदमा है। ये मुकदमा तो खैर क्योंकि अब अदालत में चले मुकदमे की जरूरत क्यों पेश आई चौधरी साहब आपके नजदीक, क्या वजह बनी? अब इसमें समीना देखने और सुनने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्या कहते हैं, खामोशी भी बहुत ज़बान होती है। तो अब उसमें जाहिर है कि फवाद साहब तो एक्टिव नहीं थे, वो तो पॉलिटिक्स से पिछले जो 3-4 महीने हैं उन्होंने तो उसमें कोई मामला जो है वो नहीं किया, खुद को महदूद ही रखा है। अब इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्या सिलसिले हैं, वो तो ऐसा ऐसा खुलते हैं। तो लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा के क्लिप्स बड़े वायरल हुए थे, कल भी उन्होंने बल्कि एक प्रोग्राम में बात की, वो ये कह रही हैं कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल तकरीबन नहीं भी थे, वो क्लैरिटी नहीं थी, उन्हें चाहिए था वो एक्टिव होते, क्लियरिटी से काम करते, ये वो। तो बहुत सारे लोग इस बात से इसको जोड़ रहे हैं कि शायद चौधरी साहब को इस बात के लिए भी कहीं पनिश तो नहीं किया जा रहा कि वो क्यों नहीं कोई एक अहम फाल किरदार अदा कर रहे। यानी क्लैरिटी के लिए बंदे को जेल भेजना जरूरी है और क्लैरिटी के लिए जो है वो बंदे की जो पुराने वक्तों में जब हम छोटे होते थे तो वो एंटीना होता था, तो टीवी खराब होता था तो एंटीनों की वो फिर हम रुख चेंज करते थे तो वो कोई तस्वीर साफ होती। देखिए ये तो फिरदौस आशिक अवान जो है ना उन्होंने कभी कोई संजीदा बात की है, ना उनकी बात का जवाब देना कोई साहिब बात है। वो हमेशा से जो है उन्हीं का अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मीडिया नैरेटिव इन्होंने बनाना है और इनके सर पे चलना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस पार्टी का भी, जिसका मीडिया फेस ये है। सही। तो चलिए चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन ये फवाद चौधरी साहब के मामले पे मैं इमरान साहब का भी जरूर कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगी। इमरान साहब, बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि जो कोई पीटीआई में था वो ज़ेरे अताब है, लेकिन चौधरी साहब तो ज़ाहिर है लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके पीटीआई से, फिर उसके बाद वो वैसे भी खामोश थे, वो कोई उस तरह से एक्टिव भी नहीं थे, तो एक बंदा चुप करके साइड पर लगा हुआ है। आपके नज़दीक क्या वजह पेश आ सकती है कि बिला वजह उसको किसी और मुकदमे में पकड़कर और फिर इस तरीके से, मतलब मुंह पे काला कपड़ा डालकर, हथकड़ी डालकर, क्या ये तौहीन करना क्यों मकसूद थी? समीना, गुजारिश ये है कि मुझे इस मुकदमे से ज्यादा आज के सलूक पे एतराज है ना। देखें, इस तरह से आपने एक मुकदमा कायम किया और उस मुकदमे को आपने पेश किस तरह से किया कि आप एक वफाकी वजीर और जो खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है उसको आपने मुंह पे काला कपड़ा डाला, उसको बख्तरबंद गाड़ी में आप डाल के लाए और उसको इस तरह से पेश किया जैसे कि शायद वो बहुत बड़े दहशतगर्द। मामला ये है कि मैं तो इसको जितना भी कंडेम करूं, जितनी भी इसकी मजम्मत करूं, उतनी ही कम है कि ये तरीका का ठीक नहीं है। और सियासतदानों को भी इस पे यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ये आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। इस पे कोई यूनिटी नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूं इसीलिए बार-बार कभी हम किसी के साथ देखते हैं, कभी मामला ये है कि ये जब तक रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं होंगे ये चीजें सारी होती रहेंगी। जब तक मिसाके जमहूरियत वो तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के उस पर अमल नहीं करेंगी, उसको बेहतर अंदाज में मज़ीद उसको अपडेट करके नहीं अपनाएंगी, ऐसे ही होगा। मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब, मैं कहता हूँ कि एक लम्हे के लिए
ना चाहते हुए भी आप सच मान लें कि जो मुकदमा बनाया गया वो सच है, ठीक है, तो क्या इस मुकदमे का, इस जुर्म का भी ये बनता है कि आप उसको इस तरह से पेश करें। और दूसरी बात ये है कि जो मुदई है, जिस तरह फैसल जो सब कह रहे थे, उसका बेचारे का पता नहीं है। वो भी तो सामने लाए, उसने कौन सी एक ऐसी नौकरी थी, उसको क्या इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, वो 50 लाख उसने दिए थे, तो उसको नौकरी की जरूरत क्या थी इतना अमीर आदमी। मेरा पॉइंट यही था कि अगर इस बंदे के पास 50 लाख थे रिश्वत ही देने के लिए है, और वो भी फवाद चौधरी साहब को देने के लिए, तो फिर वो कोई और अच्छा काम न कर देता, उसने नौकरी लेनी थी। और मामला यही ख़त्म नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बाज़ लोगों को फवाद चौधरी क्योंकि एक बहुत लाउडली बात करने वाले और सामने आके बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के एक ब्लंट सियासतदान समझे जाते हैं। अच्छे एंकरों को चुप करवा देते हैं। मैं यही कहता हूँ। और माजी में वो तो सिर्फ मुंह से नहीं, हाथों से भी लोगों को चुप कराते रहे हैं। तो ये तो खैर कोई अप्रिशिएटेबल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ब्लंट हमेशा उनका किरदार रहा है। आप इतराज कर सकती हैं कि ठीक है या गलत, लेकिन वो एक ब्लंट इंसान के तौर पे सामने आए। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये भी इतराज है कहीं पे कि यार एक बंदा वैसे तो बड़ा बहादुर बनता, दिलेर बनता, तो हम चुप करके बह गया, खामोशी तोड़। बहरहाल बात वही है इमरान साहब, कोई एक आज़ाद आदमी है तो उसकी ये चॉइस है कि वो अगर खामोश रहना चाहता है या वो बोलना चाहता है, तो अब ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। चलिए वहाँ तक बात समझ में आती है कि कोई 9 मई को कंडेम करे, वो हो गया, लेकिन अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, ये एक अजीबोगरीब मामला है। बहरहाल थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगी। चॉइस साहब, ये जो हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी, इसको क्या मसला है भाई, ये क्यों नाराज है? इसका तो प्राइम मिनिस्टर का कोई वादा शादा क्या था जो पूरा नहीं हुआ, या कोई था ही नहीं है, ये खुद ही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी का जो है वो एक टिपिकल पॉलिटिकल प्लेयर है, और वो उनका जो एक सिलसिला है वो इक़्तिदार में कितना हिस्सा मिलेगा, इक़्तिदार में क्या मिलेगा, वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो लगता ये है कि वो जो हिस्सा जो है वो चाहते हैं वो नहीं मिला उनको। पिछले दिनों में तो कोई यकीन दहानी कराई गई थी कि जो भी इलेक्शन में नंबर 2 पार्टी आएगी वो प्रेसिडेंसी या ले लेगी, जो सबसे ज्यादा लेगी और पीपल्स सीटें लेगी वो वज़ीर आज़म बन जाएगी। और उसके बाद जिस किस्म की जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए की गई है, उस किस्म की वो तो अनप्रेसिडेंटेड है ना, उसकी प्रेसिडेंट नहीं मिलती आपको। तो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेसिडेंस हो गई है बाकी जो जमातें हैं या सियासतदान हैं उनके ऊपर, और वो सारा जो मामला है उसका पिवट नवाज शरीफ साहब हो गए। तो ज़ाहिर ये बात तो हजम नहीं होगी जरदारी साहब को। ज़ाहिर जरदारी साहब भी पॉलिटिकल प्लेयर हैं, वो समझते हैं कि ये सारे मामले में अगर कोई चीज़ होनी है तो जब तक वो नहीं बीच में शामिल हो या उनको मामला जो है वो हो। इसके अलावा समझना ये मौलाना फजल रहमान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात है, और आज इसलिए वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि उनकी मखसूस हल्का है, उसको एड्रेस करने के लिए आज वो गजा के वो हमास के लोगों से भी मिले। वो जो कि एक अच्छी पॉलिटिकल मूव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उन्होंने ठीक की है। और वो ये जिस तरह से उन्होंने ये स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो फ़लस्तीनी इसराइल क्राइसिस है उसमें ये बहुत बेहतर कदम होगा, पॉलिटिकली उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वो ये शिकायत कर रहे थे कि शायद वो कैंपेन भी अपने इलाके में नहीं कर पाएंगे। तो पीपल्स पार्टी का भी ये शिकवा जो है इसमें ना, वैसे ये गलत तो नहीं है ना। अगर आप इसका अपना देखें मामला आपके किस तरह से उनको किया जा रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से उनको उठा के जो है वो लिखा जा रहा है, तो इस चीज को जो है सामने रख के तो आप देखें ना कि उनकी शिकायत मुझे तो बिल्कुल जायज मिलती है। जितने लोग भी इलेक्शन लड़ेंगे उनके मसले तो बनेंगे, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को एक फिल्म है डिक्टेटर, वो एक कॉमेडी मूवी है, उसको आप देखें तो उसमें वो रेस कर रहा होता है, तो उसके हाथ में एक पिस्टल होता है, बाकी को शूट करके अकेला ही भाग रहा होता है। तो नून लीग को अकेला भागना चाहिए लेवल नहीं, लेकिन आज ये भी हमने देखा है, बशीर मेमन साहब की मुलाकात हुई है पीर बगाला साहब के साथ, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जेडीए के साथ कोई इत्तेहाद हो सकता है नून लीग का पीपल्स पार्टी को वहां पे टफ टाइम देने के लिए सिंध में? नेचुरली वो तो जीडीए, देखिए जीडीए तो एंटी पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स है, वो हमेशा एंटी पीपल्स पार्टी ही पॉलिटिक्स करते हैं,
और ये बात भी जो है उनको काफी खटक रही है। बशीर मेमन साहब जो है वो जरदारी साहब के मुखालिफ हैं, उनका भाई उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो वो कोई एक इंतखाबी जरदारियों में भी या उसमें भी वो रहे थे, इन्वॉल्व रहे थे। तो बशीर मेमन साहब की एक पुरानी उनकी एंटी पीपल्स पार्टी स्टैंस है, और ये उन खानदानों में से हैं जैसे जीडीए में लोग शामिल हैं, या आपको पता है कि कुछ लोग वहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं, अरबाब गुलाम रहीम साहब हो गए, या लियाकत जतोई साहब हो गए, या फिर पगाड़ा साहब हो गए, ये बड़े नाम हैं अपने इलाकों के। तो इनका एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स है, और ये उनका इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल में जो एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद होगा, ये जीडीए समेत जो बाकी लोग हैं। लेकिन एक बात है इमरान साहब, इसमें जीडीए को तो क्या यानी आप समझते हैं इसमें कोई फायदा नून लीग को हो सकता है? वहां पे तो इतना उनकी स्ट्रेंथ है भी नहीं। दूसरी बात, जीडीए तो पीटीआई की हलीफ जमात थी पिछली असेंबली में, और वो फिर हमने देखा कि उनके खिलाफ भी नहीं गई। तो अब क्या वो नून लीग के साथ हाथ मिलाएंगे, जबकि वो थ्रू आउट नून लीग के तो एंटी ही रहे हैं ना फिर पिछले साल? देखिए सवीना, बात ये है कि जीडीए हो, एमक्यूएम हो, बाप हो, ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने ये देखना होता है कि फ्यूचर, ये माजी को नहीं देखती, ये देखती है कि फ्यूचर में इनको फायदा किस में है, गवर्नमेंट कौन बना रहा है, हाँ जी, हुकूमत कौन बना रहा है ये। क्योंकि देखें, खासतौर पे अगर आप सिंध की बात करें तो जीडीए जो है वो अपने हल्के में किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से अपने वोटर के लिए कुछ कर सकते हैं, परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं, सिर्फ एक सूरत में कि वो हुकूमत में हो, ताकि अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो पीपल्स पार्टी तो सिंध हुकूमत में उन्हें कोई हिस्सा नहीं देगी, पीपल्स पार्टी के तो वो हमेशा से मुखालिफ, लिहाजा उनको ये सूट करता है कि वफाक में जो हुकूमत बने उसका उनके साथ अलायंस हो। लिहाजा उनकी अगली मुस्तकबिल की सियासत का फ़ायदा इसी में है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ अलायंस करें। और मुस्लिम लीग को एक आखिरी लाइन आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून को इसलिए फ़ायदा है कि बहरहाल बहुत सारे हल्कों में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कुछ वोटर हों और जीडीए वाले भी मिल जाएं, तो उनके भी वहाँ पे कुछ सीटें जीतने के चांसेस बन जाएं। ठीक हो गया। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ मईशत की लेंगे। वहाँ पर कुछ मिली जुली सी खबरें हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ परेशान कुन भी हैं, उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत पर नज़र डालें तो कुछ अच्छी बुरी मिक्स खबरें हैं। अच्छी खबर ये भी आ रही है कि कुछ लग रहा है कि मईशत की सरगर्मियाँ बेहतरी की तरफ जा रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके साथ साथ दरामदी पाबंदियों में भी कुछ नरमी हुई है। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि डॉलर एक दफ़ा फिर से राइज़ करने लगा है। तो इसकी क्या वजह है, जबकि काफ़ी पिछले दिनों तक हमने देखा कि वो नीचे नीचे जा रहा था, अब दोबारा से क्यों उठ रहा है? इसके हवाले से भी आईएमएफ का जो एक जायज़ा मिशन है उसका क्या नतीजा निकल सकता है पाकिस्तान के लिए? क्या पाकिस्तान मईशत में मुतमईन कर पाएगा आईएमएफ को? कितना इंपॉर्टेंट उसका विजिट, इसके ऊपर भी बात करना बड़ी ज़रूरी है। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर मैं ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। सॉरी। तो डॉक्टर साहब, जो ये बात है, सबसे पहले यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। इलेक्शन अनाउंस होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी नज़र आती है, कुछ मूवमेंट नज़र आती है हमें मार्केट में। आप समझते हैं कि इसी से इसका ताल्लुक है या इसकी वजूहात कुछ और हैं? समीना साहब, देखें, जब भी सर्टेनिटी आएगी ना लोगों के माइंड में, जब भी सर्टेनिटी आएगी मार्केट्स में, तो मार्केट्स हमेशा पॉजिटिवली रिएक्ट करती हैं। इस वक्त एक सर्टेनिटी पॉलिटिकल फ्रंट पे ये है कि चलें, आपको एटलीस्ट ये है कि 8 फरवरी को गवर्नमेंट जो है एक नए इलेक्शन में चली जाएगी, एक नया इलेक्टोरल साइकिल 5 साल के लिए शुरू होगा। दूसरी इकोनॉमिक सर्टेनिटी थोड़ी सी आई है। आईएमएफ देखें वक्त पर आ गया, आपने सही कही है बात। 2 नवंबर की गुफ्तगू थी, 2 नवंबर को आ गया। 30 सितंबर के जो अहदाफ हैं वो लार्जली कुछ बेहतर लग रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि थोड़ी सी सर्टेनिटी आई है कि एस्टैब्लिशमेंट ने रियली दे हैव पुट देयर फुट डाउन ऑन स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड एंड द डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये तो मतलब फैक्ट्स हैं पाकिस्तान के। अच्छा, फिर थोड़ी सी सर्टेनिटी ये आई है कि जो पिछले साल की कॉटन क्रॉप थी वो क्या 5 मिलियन बेल्स थी, इस साल 11 मिलियन बेल्स। वीट की भी क्रॉप अच्छी आ रही है, राइस की भी अच्छी आ रही है।
ये इन सब चीजों ने एक थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग कंफर्ट भी क्रिएट किया है मार्केट्स को। आपने पीएसएक्स का सही जिक्र किया, 53,000 को शायद क्रॉस कर गया है, 6 साल बाद ये फिगर टेस्ट हुआ है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड जो है वो भी बहुत बेहतर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। सारे बॉन्ड्स कई सालों के होते हैं, ये अप्रैल 24 में मेरा ख्याल है एक ड्यू है, फिर आगे आने वाले सालों में सब ने गेन किया है। सो ओवरऑल जो तनाजुल है वो ये है। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आईएमएफ का मिशन आया है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिन पे बहुत डिस्कशन होगी, कई एडजस्टमेंट्स होंगी, एंड लेट्स होप कि हम मूव कर पाएंगे फॉरवर्ड। इसका कतई तौर पे ये जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी आपने भी जिक्र किया कि इंडेक्स जो है 6 साल के बाद 53,000 का फिगर जो है वो अबूर कर दिया। मेरे जैसे लोग जो इकोनॉमी को इतना नहीं समझते, उनको इस बात की समझ नहीं आती कि जो नफसियाती तौर पे कहा जाता है जी 50,000 के बाद आप समझे कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है, तो ज़रा आम जो व्यूवर है उसकी समझ बूझ के लिए ये बता दें कि ये इससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है, ये किस बला का नाम है कि इंडेक्स 50,000 से ऊपर चला गया या 53,000 से ऊपर चला गया। तो इंडेक्स बहुत से हिस्सेस जो हैं उनको मिला के एक इंडेक्स बनता है, राइट, जो लीडिंग हिस्सेस हैं सारे सेक्टर्स के, चाहे वो पेट्रोलियम हो, फर्टिलाइजर हो, बैंकिंग हो, सो इन सब को मिलाकर बनता है। सो इनके हिस्सेस में बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट ने एक खातिर खा गेन किया है, इसका ये मतलब है। 50,000 या 53,000 जो कि पहले एक लेवल था जो कि 2017 में मेरा ख्याल है मई 2017 थी, शायद 26 मई थी जब हमने ये हिट किया था, हाईएस्ट लेवल हिट हुआ था, यानी कि हिस्सेस की कीमत बढ़ी थी। अब ऐसा नहीं है, अब चूंकि ये एक लार्जर इंडेक्स है, इस वक्त 53,000 का ये मतलब नहीं है कि हिस्सेस की वही कीमतें अभी भी कम हैं। हम एक मार्केट जो है अभी भी इन ऑन द चीपर साइड है। हम जिसे कहते हैं एक प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, एक रेशियो है वो 4 पे ट्रेड कर रहे हैं, हम नॉर्मली 8-10 पे ट्रेड करते हैं। सो अगर हालात ठीक रहते हैं तो देयर इज सब्सटैंटिव पोटेंशियल ऑफ अपसाइड इन द मार्केट, अगर सेंटिमेंट यही रहता है। पर मैं ये कहूंगा कि याद रखिए अभी भी एक्सटर्नल फ्रंट पर पाकिस्तान कंफर्टेबल नहीं है। हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फ्लोज कम रहे हैं, हमने ब्लीड किया है, बल्कि हम 8.7 अरब डॉलर पे थे जुलाई में, आज 7.5 अरब डॉलर पे हैं। इसी तरह बाकी चीजों में भी अभी तो हमने एक प्रोसेस का आगाज किया है, और ये आगाज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और थोड़े से पॉलिसी रिफॉर्म्स तक है। कि आपने देखे ना 48 अरब रुपए की अभी मुझे मालूम हुआ है कि रिकवरी की है ऑन दी बिजली के सेक्टर में। सो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। अभी तो मतलब जिसे कहते हैं ना इश्क के इम्तिहान, वो बहुत से बाकी हैं, बहुत ज्यादा अभी तो मतलब लेकिन कुछ थोड़ी सी रोशनी हमें जो है वो दिखने लगी है। लेकिन ये क्या हुआ है अचानक डॉक्टर साहब कि ये डॉलर दोबारा से क्यों बढ़ने लगा है? समीना 2019 में हमने एक रिफॉर्म किया, मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने ये रिफॉर्म किया, और वो रिफॉर्म ये था कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे हम इसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे। जब हमने देखा कि रुपए की कदर बढ़ी है, उसकी वजह ये थी समीना कि जो इनफ्लोस थे ना डॉलर के वो बेहतर हुए, वो इस तरह बेहतर हुए कि डी डॉलराइजेशन हुई, लोगों ने डॉलर बेचा, एक्सपोर्टर ने डॉलर बेचा, जो रिमिट कर रहा था उसने कहा मैं 305 पे रिमिट कर लूं, कल 300 का रेट होगा, तो आपकी जो सप्लाई साइड है वो बेहतर हुई। अब आप ये भी याद रखिए कि दैट डजंट मीन कि हमारी इकोनॉमी की जो डिमांड है वो खत्म हो गई है। डिमांड, हमने एक्सटर्नल डेट्स की पेमेंट करनी है, इसलिए एक बहुत बड़ा बोझ रहता है। हमने इंपोर्ट्स जो हैं उनको कदगन लगाई हुई थी, वो खोली। याद रखिए कि हमने कुछ डिविडेंड्स और रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जो कंपनीज कह रही थी हमें करने में, हमने रोके हुए थे पिछले 1.5-2 साल में, उसको हमने थोड़ा ईज किया, तो इंपोर्ट्स इस दफा बढ़ी हैं। तो जब ये सारी पेमेंट्स हुई तो रुपए पे इसलिए थोड़ा सा आपको रिवर्सल देखा गया जी, दबाव आया। दैट इज द राइट एंड दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। इसकी डे टू डे मूवमेंट में इतना जो उतार चढ़ाव है ये भी नॉर्मल है। इस वक्त एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा अगर आईएमएफ का रिव्यू कंप्लीट इंशाल्लाह होता है, 720 मिलियन डॉलर वहां से आते हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जी चौधरी साहब, आप कोई क्वेश्चन करें? मैं ये फैसल चौधरी बोल रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि पहली तो बात ये है कि ये जो सेंटिमेंट्स हैं ये आपको क्या आर्टिफिशियल जो मयज लग रहे हैं? क्योंकि ये इस तरह से तो जो मामला इस वक्त, जैसे आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपना फुट डाउन किया है, लेकिन क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पे किया जा सकता है? दूसरी बात ये है कि इस बार हमारा जो आईएमएफ का जो गैप है 8.5 बिलियन डॉलर्स का, वो उसका भी इम्पैक्ट क्या होगा? और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि इस साल पाकिस्तान को कोई
ऑलमोस्ट जैसे बॉन्ड्स की आपने बात की और दूसरे सब मिला के एक अंदाजे के मुताबिक कोई $25 अरब हमने पे बैक करना है। तो हाउ वुड यू सी कि इन द कमिंग ईयर जो इकॉनमी है और खासकर जब नई गवर्नमेंट टेक ओवर करी होगी तो वो किस तरह उस सारी सूरत हाल को संभालेगी, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा जो ऑप्टिक्स हैं या जो नजर आ रहा है वो कोई इतने खुशाइन नहीं है। तो फैसल भाई, ऑल वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। दुरुस्त, $23 अरब वापस जाने हैं। इसमें कुछ कमर्शियल के हैं, कुछ बायलैटरल हैं, कुछ मल्टीलैटरल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम वापस नहीं करेंगे, बट हम उनको कहेंगे कि हम इस साल नहीं करेंगे, आप अगले साल पे ले जाइए। $10-11 अरब इसमें वो है, जैसे चाइना के सेफ डिपॉजिट है जी, रोल ओवर होगा। सो ये मिला जुला के ये है। इसमें एक और चीज याद रखिए कि अभी $4 से $6 अरब का एक करंट अकाउंट का खसारा है, उसके पैसे भी आपने तय करने हैं। सो आपकी बात बिल्कुल वही जो मैंने इनिशियली भी कहा दुरुस्त है। एक्सटर्नल जो चैलेंज है वो अभी भी कायम है। IMF की अम्ब्रेला बिल्कुल जिसे कहीं नागुज़ीर है। IMF में रहना बिल्कुल लाजिम व मलजूम है, कोई राह फरार नहीं है। सो ये कंफर्टेबली तभी जमा होंगे। इसमें दो इश्यूज आ रहे हैं, वो भी हम बयान कर देते हैं। एक $1.5 अरब हमने ये कहा हुआ है कि हम पाकिस्तान का बॉन्ड फ्लोट करके लाएंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसी शायद पोजीशन पाकिस्तान की भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनली बहुत बड़े हुए हैं, हम ये $1.5 अरब नहीं ला पाएंगे। नंबर 2, हमने कहा हुआ है $3 से $5 अरब हमने कमर्शियल बैंक्स को वापस किए। मेरे ख्याल में ये वापस आनी चाहिए, बट कुछ खबरें ऐसी हैं कि शायद ऐसे रेट कोट हो रहे हैं कि उस पर एक डिस्कम्फर्ट है। सो इसको मैनेज करने के लिए इंपोर्ट्स को थोड़ा सा फिर हमें रोक के ही चलना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। सो IMF से ये डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे ईजिंग ऑफ इंपोर्ट्स को और स्टैगर कर दें। दूसरा, अपने खसारे को कम करने के लिए आपको अपनी जो रेमिटेंसेस हैं उनको, ये जो रुपए का फर्क है कि हम ओपन मार्केट में चले जाते हैं, मैं बाहर काम करता हूँ तो मैं रिमिट करता हूँ पाकिस्तान, कभी मुझे भी एक ये होता है कि मैं 7 पैसे ले जाऊं, शायद ओपन मार्केट में बहुत बड़ा रेट हो, अगर वो ना हो तो आई एम मच मोर कंफर्टेबल कि मैं रिमिट करूं थ्रू द बैंकिंग चैनल्स। सो आई थिंक ये हमें इंड्यूस करना पड़ेगा। पर आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक चैलेंज है, और ये ऐसा चैलेंज है कि मार्च में फंड का अगर प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो हमारे लिए मुश्किल होगा अगर हम फौरी तौर पे एक नए प्रोग्राम में नहीं चले जाते। सो ये बिल्कुल यानी आने वाली गवर्नमेंट को आते साथ ये काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं ये सिर्फ एक बात फैसल भाई की, आने वाली गवर्नमेंट को, फैसल भाई जो भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के लिए जितनी प्रिपरेशन कर किए बगैर आएंगे मुश्किलात होंगी। पॉलिसी रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से आगाज किया है एस्टैब्लिशमेंट ने, उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए पॉलिसी और स्ट्रक्चरल से, वरना फिर 3, 6, 8 माह बाद एक ऐसा साइकिल आएगा कि चीजें मुश्किल होंगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी आपने कहा कि ये चैलेंज है, तो हमारी तो जितनी ज़िंदगी अभी तक गुजरी है हमें हर रोज़ एक नए चैलेंज का सामना होता है, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में माशी तौर पे कोई ऐसे हालात बनने के चांसेस हैं जिसमें हम नहीं तो हमारी अगली नस्ल जो है वो इन चैलेंज से बच सके? अभी तो अगले 2 महीनों का नहीं पता इमरान साहब, आप अगली नस्ल नहीं मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात जी डॉक्टर साहब। सो देखिए ना, मैं पाकिस्तान पे बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि यार वाई आर यू सो पॉजिटिव ऑन पाकिस्तान। मैं कहता हूँ यार, अगर हम ये कहें कि हमने एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करना है, हमने जो 17 सब्जेक्ट डिवॉल्व कर दिए हैं प्रोविंसेस को, उसके पैसे हमने फेडरल में नहीं देने। मैं एक मिसाल, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये, उसका तकरीबन 500-600 अरब रुपया देते हैं हम। आप कहें कैसे? 300 अरब करंट में और 300 अरब PSDP में, तो मेरा 600 अरब बच गया। ये प्रोविंसेस को खर्च करने हैं, ये प्रोविंसेस को कमाने हैं। कमाने कहां से? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपया। अगर आप ये कलीदी फैसले करते जाएंगे इमरान भाई, तो आपके मुल्क का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाते, लेट्स होप कि SIFC के थ्रू आप कुछ फंड्स ला पाएंगे। BOI आपने बनाया, मैं और आप दोनों जानते हैं ना कि $1.5-2 अरब से ऊपर आपकी FDI नहीं जा रही। पाकिस्तान का $1.5-2 अरब का तो पोटेंशियल नहीं है। PIA आप खसारे में चलाते हैं, बाकी 4 एयरलाइन उन्हीं रूट्स पे मुनाफा कर रही हैं। आई मीन यू हैव टू थिंक थ्रू ना आप मैनेजमेंट कभी SOE की ठीक कर सकते हैं, ना ही ये फैलेसी में रहें कि आप बोर्ड ठीक कर सकते हैं, बिकॉज बोर्ड के मेंबरान की कोई स्किन इन द गेम नहीं है। मेरे घर की बिजली का बिल डिफरेंट आता है तो मैं उसको क्यों देखता हूं? मेरी स्किन इन द गेम है। जब तक स्किन इन द गेम नहीं होगी, इन अदारों को जान छुड़ाइए। टेलीकॉम से जान छुड़ाई, पाकिस्तान की कामयाब स्टोरी है। बैंकों से जान छुड़ाई, मैं नहीं कह रहा दे आर परफॉर्मिंग एट द बेस्ट, बट स्टिल
आज भी एक कंपेटिटिव बिहेवियर शुरू हुआ है। सो पाकिस्तान की जो कामयाब स्टोरीज हैं उनको दोबारा पाकिस्तान से ही समझ के चलिए। डॉक्टर साहब आपने टेलीकॉम का जिक्र किया कि बड़ी कामयाब स्टोरी है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, जो आपके बड़े यकीनन इल्म में होगा कि कितने 100 अरब रुपए अब बन चुके हैं डॉलर्स, जिनके जो असासे हैं जब आपने PTCL बेची थी उस वक्त शायद 43 अरब के थे, अब वो कितने 100 अरब हो चुके हैं। वो जो अभी आज तक तसलात को जब आपने बेचा तो वो फैसले नहीं हो सके, उन चीज़ों पे अमल नहीं हो सका और पाकिस्तान के वो सारे पैसे फंसे हुए हैं। तो क्या हम बाकी चीज़ें भी इसी तरह बेच के तो असासे उनके हवाले कर दो, हमारे हाथ फिर छनकना ही आए? इमरान भाई अभी भी तनख्वाह देते हैं, स्टील मिल बंद पड़ी है। PIA मेरे ख्याल है 43 बिलियन इज द एग्जैक्ट नंबर जो इस वक्त के नुकसान में है, 743 बिलियन। एटलीस्ट PTCL के पैसे कुछ नहीं देने, वो 800 मिलियन डॉलर आप दुरुस्त कह रहे हैं, पर वो भी कोताही तो हमारी है ना, या हमारे पॉलिसी मेकर्स की, हमारी उस सेटअप किया है कि जो उन प्रॉपर्टीज को उनको दे नहीं सका कि वो 800 मिलियन ने। पर आज भी याद रखिए अगर PTCL अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं और आप एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान 74% ओनर है। हमने 26% बेचा था, आज भी 74% ओनर है उस चीज के, और बहुत बड़ी ओनरशिप है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेटाइजेशन कोई आंसर है इस चीज का सिर्फ, पर प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ बहुत से और काम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को बेहतर करना। जो एक सवाल मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो अब ये लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के अलावा कोई वायबल सेक्टर ही नहीं रह गया, तो इसकी रिवाइवल के लिए भी तो कोई कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज जो हम नेट प्रॉफिटिंग देख रहे हैं ईयर एंड्स के ऊपर, उसमें स्वाय बैंक्स के तो बाकी सेक्टर्स तो सारे जो है वो पीछे गए हैं, तो इसकी क्या हल निकल सकता है? देखिए इसकी हल तो यही है कि आपको पाकिस्तान का एक ही मंत्रा बनाना पड़ेगा कि पैदावारी सलाहियत पाकिस्तान की एफिशिएंसीज, ये सब वो माइक्रो रिफॉर्म है। क्योंकि हमेशा मुझे बड़ी खुशी है फैसल साहब कि आपने ये चीज ब्रिंग अप किया है। हम हमेशा मैक्रो की बात करते हैं कि यार डॉलर को क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत, पर असल बात तो यहाँ आके रुकी है ना कि मेरे पास 52 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको अपग्रेड कैसे करना है। मेरी जो इस वक्त पाकिस्तान की एग्रीकल्चर यील्ड है वो 1/3 या हाफ है टू द वर्ल्ड्स बेस्ट, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। मेरी जो कॉटन और यान और मेडअप्स है, इससे निकल के मैंने कोई मतलब बत्ती दुनिया में कैसे बेचनी है। असल माइक्रो लेवल का रिफॉर्म, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी, पाकिस्तान का ट्रेड, चाइना, कार कंट्रीज, ईरान, ये जो सारी बेल्ट है इसके साथ कैसे आगे लेकर चलना है, ये तो है असल काम। अब कोई इस तरफ इसलिए नहीं आता कि हम इतना वक्त इसी में लगा देते हैं कि यार आज मुल्क को बचा लें डिफॉल्ट से, हम डे टू डे मैनेजमेंट में ही पड़े रहते हैं, तो ये चीज होती है। लेकिन ये जो एक मिनट स्मीना, सिर्फ डॉक्टर साहब अभी आपने SIFC का जिक्र किया, तो पूरी कौम की बड़ी नज़रें, हम भी ये समझते थे कि इसके ज़रिए से बड़ी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएगी और एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ऐसी फैसिलिटेशन होगी कि जिससे यहाँ पे जो सरमायाकार है बाहर से वो आएगा तो वो उसके लिए ईज़ भी पैदा होगी और चीज़ें भी बेहतर होंगी। तो आप क्या देखते हैं मुस्तक़बिल में वाकई ही इस प्लेटफॉर्म से कोई फ़ायदा होगा? देखिए एक तो बात यह है कि पाकिस्तान का जो रियल पोटेंशियल है ऑन दी FDI साइड, वो ये नहीं है कि हम 1.5 अरब एनर्जी पावर प्लांट्स में लगा के वक्त गुजार दें। मैं इसका मतलब फर्म बिलीवर हूँ। मुझे याद है कि डॉक्टर हमारे एक एडवाइजर थे फाइनेंस के, उन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान की आज से 15-20 साल पहले हम एक प्रेजेंटेशन में बाहर से आया हुआ था तो डिस्कस हुई, तो हमने कहा कि 7-8 अरब डॉलर इज व्हाट वी शुड बी हिटिंग। देखें इसमें SIFC क्या चीज है, ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है और वो ये कह रहा है कि मेरी आर्टरीज क्लॉग्ड हैं, मैं हर फाइल को जब तक पहिए ना लगाऊं वो चलती नहीं है। हिज रॉयल हाइनेस 2019 में पाकिस्तान आए थे, जब उस वक्त की हुकूमत ने ये तय किया कि रिफाइनरी लगाएंगे, मैं टेबल पे मौजूद था। क्या आप समझते हैं कि हम में से किसी की भी नीयत ये नहीं थी कि हम रिफाइनरी लगाएंगे, 10 से 20 अरब डॉलर की पाकिस्तान लाएंगे इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल ये नीयत थी। आज 2023 अक्टूबर नवंबर आ गया है, रिफाइनरी का नामो निशान नहीं है। दैट इज हाउ क्लॉग्ड द आर्टरीज ऑफ पाकिस्तान
एडमिनिस्ट्रेशन आ, उसको खोलने का एक तो तरीका यह है रेगुलेटरी रिफॉर्म वो करें। एक तरीका है बाईपास करके इन्वेस्टर को कहना कि आप आए, अपनी क्वेरीज दें, आप बताएं आप क्या चाहते हैं। हम प्रोजेक्ट 28 पिच कर रहे हैं, हम एग्रो में कॉर्पोरेट फार्मिंग उनको पिच कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि हमेशा हम लोग कहते हैं कि यार ये फॉरेनर्स के लिए, एक बात मैं बड़ा क्लियर हूं और मैं SIFC वालों को भी कहता हूं, this has to be both for the domestic as well as for the international investor. I think they have also realized this and अभी भी ये काम हो रहा है कि डोमेस्टिक की बहुत सी मतलब कंपनीज जो हैं उनको रुजू कर रही हैं कि ये हमारे मसाइल हल कर लें। सो इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के ज़हन में रखना चाहिए। पाकिस्तान को पैसे कहाँ से आ सकते हैं इस पे भी मैं बड़ा क्लियर हूँ। CPEC 2 के पैसे आने हैं, मिडल ईस्टर्न फंड्स जो हैं, वेल्थ फंड्स अवॉश हैं विद मनी, मिडल ईस्टर्न एंटरप्रेन्योर भी अवॉश है विद मनी। आपको ये पैसे प्राइवेट टू प्राइवेट भी टैप करने हैं, G2G भी टैप करने हैं, प्राइवेटाइजेशन से भी टैप करने हैं, ये सारे काम करने वाले हैं। याद है मुझे कि 2018 को मैं कहता था ये 2 RLNG प्लांट बेच दें, हुकूमत भी कहती थी बेच दें। अभी भी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, सर्कुलर डेट बढ़ के 2500 अरब हो गया है। वो 2 RLNG पावर प्लांट जो हैं वो आज भी हमारे पास हैं। ठीक, चलिए अब मैं जरा एक घिसा पिटा सवाल भी कर लूँ डॉक्टर साहब, कोई महंगाई में भी कमी बेशी आएगी या नहीं आएगी, या अब स्टिल अभी ये इसी तरह ही रहेगी राइज? और डॉक्टर साहब ऐड कर लीजिए कि पेट्रोल क्यों नहीं कम हुआ, व्हिच वाज सपोज्ड टू के थोड़ा रिड्यूस होगा। ये तो हमने खबर सुनी थी, बल्कि अच्छे खासे की खबर सुनी थी कि पता नहीं कोई 40-50 रुपए कम हो जाएगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। 15 से 20 रुपए। जी डॉक्टर साहब। सो आपका प्रोग्राम समीना मेरे लिए लाइक रैपिड फायर राउंड होता है। सो इतने काबिल आप तीनों हैं। अच्छा, सो ऑन अ लाइटर नोट, सो ओके, सो एक तो बात ये कि महंगाई देखें 31.4% था जो महंगाई का हम CPI एक जनरली कहते हैं, जिसको आप कहेंगे कीमतों का बढ़ना, ये हमारा फिगर था सितंबर में। अक्टूबर में ये फिगर कम होके 26.7% हो गया। इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है महंगाई कम हो गई है, महंगाई की बढ़ने की शरह में थोड़ी सी कमी आई है। मेजर पास थ्रू समीना हो गए हैं, एनर्जी के हो गए हैं, फूड के भी हो गए हैं। आने वाले मैंने आपको शुरू इससे किया, एग्रीकल्चर बेहतर लग रहा है, रुपए में थोड़ी सी आपको जैसे कहें स्टेबिलिटी इन द सेंस कि वो जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स थी जो नहीं होनी चाहिए वो कम दिखाई दे रही हैं। सो द वर्स्ट हैज प्रोबेबली पास्ड। दुनिया में भी महंगाई की जो शरह है अगले 6 माह में संभल जाएगी। बाय जून यू विल सी कि ये जो बढ़ने की शरह है ये कम हो जाएगी। दैट्स द न्यूज़। पेट्रोल सर इसलिए नहीं कम हुआ कि पेट्रोल की कीमत नीचे $83-84 आ गई थी। ब्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेंट इजीएस्ट है, मैं हर वक्त देखता हूं इसलिए कह रहा हूं। वो जब इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो वो बढ़ के $95-96 चला गया था। The better news is कि it's down, but it's not down to 84-85 anymore. It's down to somewhere $88-89. इंटरनेशनली जो कीमत है वो दोबारा रीबाउंड कर गई है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। उसकी वजह से फिर ये 85 इसकी वजह से हम नहीं कर सके। कुछ हमने PDL को भी एडजस्ट करना था, IMF में आना था। सो you play according to the game। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको ज़हमत देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।